प्रिय छात्रों, स्वागत है आप लोगों का। इससे पहले हमने आपको ये बतलाया था कि अलग अलग कंडीशंस में समतल के सदिश समीकरण ज्ञात करने के सूत्र कौन कौन से हैं, और हमने उस पर आधारित एक संख्यात्मक प्रश्न भी समझाया था। आज आपको हम इसी संदर्भ में एक दूसरा संख्यात्मक प्रश्न समझा रहे हैं। आज का हमारा प्रश्न है बिंदु 2i कैप माइनस j कैप माइनस 4k कैप से जाने वाले तथा समतल वेक्टर r डॉट 4 कैप माइनस 12j कैप माइनस 3k कैप बराबर 2 के समानांतर समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करो। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको एक समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करवाया है और आपको ये बताया है जिस समतल का आपको सदिश समीकरण ज्ञात करना है वह इस बिंदु से जाता है, 2i कैप माइनस j कैप माइनस 4 कैप। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आपको एक समतल का समीकरण दिया हुआ है। ये इस रूप में जो समीकरण लिखे होते हैं वेक्टर में वो समतल के समीकरण होते हैं। तो ये जो समतल आपको ज्ञात करना है, जिस समतल का समीकरण ज्ञात करना है वह समतल इसके समानांतर है, इस समतल के। तो आपको समतल के ज्ञात करने के जो अनेकों सूत्र बतलाए थे उसमें विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस प्रश्न को हम इस सूत्र से हल कर सकते हैं। वेक्टर r कैप वेक्टर डॉट बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर n, वेक्टर r डॉट वेक्टर n बराबर वेक्टर n डॉट वेक्टर n। अब इस सूत्र से ज्ञात करने के लिए हमें एक तो a का मान चाहिए, वेक्टर a का मान, और वेक्टर a को बिंदु माना गया है इन सूत्रों में, इसलिए एक तो आपको वेक्टर a का मान ज्ञात हो गया। लेकिन आपको वेक्टर n का मान नहीं दिया हुआ है। इस प्रश्न के अंदर प्रत्यक्ष रूप से आपको ये नहीं बतलाया गया है कि जिस समतल का समीकरण आपको ज्ञात करना है वह कौन से सदिश पर लंब है। आपको ये बता दिया गया है कि जिस समतल का समीकरण ज्ञात करना है वह इस समतल पर लंब, इस समतल के समानांतर है। और आप जानते हैं जब इस रूप में कोई समीकरण लिखा होता है समतल का तो इसका मतलब ये हुआ वह समतल जो है इस सदिश पर लंब है। अब समझने वाली बात यह है कि एक समतल तो आपका ये है और एक समतल ये है। ये दोनों समतल एक दूसरे के समानांतर हो गए। जब ये एक दूसरे के समानांतर हो गए तो ये जिस सदिश पर लंब होगा ये भी उसी सदिश पर लंब होगा, क्योंकि समानांतर अगर दो रेखाएं हैं, दो समानांतर सदिश हैं, तो उन पर जो लंब रेखा होगी, लंब सदिश होगा, वह एक ही होगा। हो तो दूसरी हो सकती है लेकिन एक पर जो है वो दूसरे पर अवश्य होगा। उदाहरण के तौर पर आप ये देखिए, अगर मान लीजिए आपकी एक रेखा ही जा रही है, एक रेखा ये जा रही है, ये दोनों रेखाएं आपकी समानांतर हैं, तो ये रेखा अगर इस पर लंब है तो इस पर भी लंब होगी, ये रेखा इस पर लंब है तो ये इस पर भी लंब होगी, ये रेखा इस पर लंब है, ये रेखा इस पर लंब है तो इस पर भी लंब होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि दो समानांतर रेखाएं परस्पर दो रेखाएं परस्पर समानांतर हैं और एक रेखा ऐसी है जो एक रेखा पर लंब है तो वो दूसरी रेखा पर लंब जरूर होगी। ठीक इसी प्रकार से यदि दो समतल एक दूसरे के समानांतर हैं और एक सदिश ऐसा है जो उनमें से किसी एक समतल पर लंब है तो वह सदिश जो है वो दूसरे समतल पर भी लंब होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस समतल का समीकरण ज्ञात करना है वह इस बिंदु से जाता है और आप ये कह सकते हैं कि इस पर लंब है, इस सदिश पर। तो हमने लिखा
दिया गया बिंदु जिससे समतल जाता है वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 4 कैप। ये तो आपको बिंदु ए मालूम पड़ गया। फिर लिखा हमने दिया है जिस समतल का समीकरण ज्ञात करना है वह समतल वेक्टर आर डॉट 4 कैप माइनस 12 जे कैप माइनस 3 कैप बराबर 2 के समानांतर है। तो जैसा नियम आपको मैंने बताया था, जब ये समतल जो है इस पर लंब है और जिस समतल का समीकरण हमें ज्ञात करना है वह इस समतल के समानांतर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह समतल भी इस पर लंब होगा। अतः दिया गया समतल सदिश इतने पर लंब है। ये बात मैंने लिख दी इस सूत्र के हिसाब से। अब ज्योमेट्री से ये हो जाएगा कि जिस समतल का समीकरण ज्ञात करना है वह भी सदिश इतने पर लंब है। मतलब आपको दोनों बातें मालूम हो गई। एक तो आपको बिंदु मालूम हो गया, प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न में दे दिया गया था, और ये जो प्रॉपर्टी है ज्योमेट्री की, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारे प्रगुण होते हैं, थ्योरम्स होती हैं, उनके हिसाब से हमने हिसाब लगा लिया कि एक समतल अगर मान लीजिए ये है और इसके समानांतर को दूसरा समतल लिए जा रहा है, तो ये समतल जिस पर लंब होगा वो समतल उस पर ये भी लंब होगा। तो अब ये समतल चूंकि दिया हुआ समतल इस पर लंब है, इसलिए जिस समतल का समीकरण निकालना है वह इस पर भी लंब होगा। अर्थात जिस समतल का समीकरण निकालना है उसके लिए आपको ए का मान भी ज्ञात हो गया जिस बिंदु से समतल जाता है, और जिस सदिश पर लंब है उसका n का मान आपको ये ज्ञात हो गया। अब आप इस सूत्र का प्रयोग कर दीजिए। अब समतल का अभीष्ट समीकरण इस सूत्र से वेक्टर r डॉट वेक्टर n बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर n से। जब आपको वेक्टर a और वेक्टर n के मान मालूम हो गए आपको, तो आप इसमें मान लगाइए, तो समतल का समीकरण आ जाएगा वेक्टर r डॉट इस n के वेक्टर n के स्थान पर लगाएंगे 4i कैप माइनस 12 जे कैप माइनस 3 के कैप बराबर RHS में a के स्थान पर तो लिख देंगे वेक्टर a के स्थान पर तो ये वाला मान लगा देंगे, और वेक्टर n के स्थान पर ये वाला मान लगा देंगे। तो 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 4 जे के कैप डॉट 4i कैप माइनस 12 जे कैप माइनस 3 के कैप। अब इसकी डॉट कर लीजिए। दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट किस प्रकार से की जाती है? डॉट प्रोडक्ट को हिंदी में आदर्श गुणन कहते हैं। आदर्श गुणा किस प्रकार से की जाती है ये आपको आता होगा और आना चाहिए। तो इसकी हम डॉट करेंगे तो ये प्राप्त होगा 8, तो ये आ जाएंगे, और इसका और इसकी डॉट जब करी जाएगी तो प्लस के 12 ये आ जाएंगे, और इसकी डॉट करी जाएगी तो प्लस के 12 ये आ जाएंगे, और जब इसकी इससे डॉट करेंगे तो 0 आ जाएगा, वो छोड़ दिया। इससे इसकी डॉट करेंगे तो 0 आएगा, वो छोड़ दिया। इसकी इससे डॉट करेंगे 0 आएगा, वो छोड़ दिया। इसकी इसकी डॉट करेंगे 0 आएगा, वो छोड़ दिया। और जब इसकी डॉट करेंगे तो 0 आएगा, वो छोड़ दिया। इसकी डॉट करेंगे 0 आएगा, वो छोड़ दिया। तो इस प्रकार से आपको फल प्राप्त होता है वेक्टर r डॉट 4i कैप माइनस 12 जे कैप माइनस 3 के कैप बराबर 8 प्लस 12 प्लस 12। RHS की तीनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा RHS में 32, और LHS में जो लिखा हुआ है वह वैसा का वैसा लिख जाएगा। अर्थात वेक्टर r डॉट 4i कैप माइनस 12 जे कैप माइनस 3 के कैप बराबर 32। इस प्रकार से जिस समतल का समीकरण आपसे प्रश्न में पूछा गया था उस समतल का समीकरण ये आपको प्राप्त हो गया आंसर। तो देखिए ऐसा होता है, ये आवश्यक नहीं है कि जो सूत्र में हमें मान लगाने हैं वह प्रश्न के अंदर प्रत्यक्ष रूप से दे देगा। कभी कभी तो प्रत्यक्ष रूप से दे देता है और कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देता है, इनडायरेक्ट रूप में देता है। तो हमें और नियमों के आधार पर हमें पहले उन राशियों के मान निकालने होते हैं जो राशियां सूत्र के अंदर हैं। जैसे यहाँ पर आपको ए का मान तो प्रत्यक्ष रूप से दे दिया गया था, डायरेक्ट दे दिया गया था, और एन वेक्टर का मान जो है आपको नहीं दिया हुआ था, तो वो आपने और जो बातें दी थी सवाल के अंदर उससे आपने मालूम कर लिया, फिर प्रश्न को हल कर दिया। तो ये सब बातें जो है थोड़ा अभ्यास से आती हैं। आप प्रश्न को अभ्यास कीजिए, समझिए, और प्रश्न करने के साथ साथ उसको समझने का प्रयास कीजिए। यदि कोई प्रश्न ऐसा है जिसका चित्र बन सकता है
तो उसका चित्र अवश्य बनाइए, समझने का और 2D के तो चित्र बन जाते हैं, और 3D के अंदर जो पढ़ाई होती है उसके चित्र प्रायः हवा में बनते हैं, 3 स्पेस में बनते हैं। तो स्पेस में जब बनेंगे चित्र उसके तो कापी तो बनेंगे नहीं, तो इसलिए उनके बनाने में थोड़ी सी समस्या पैदा होती है। आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो वह भी आप बनाना सीख जाएंगे। आज का प्रश्न पूरा होता है, आपकी बात समाप्त होती है। मैं अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।